पाकिस्तान में बहुत से कवानीन ऐसे हैं जिनको वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं किया गया। अगर अपडेट किया भी गया है तो बहुत से दूसरे कवानीन के साथ उसको ओवरलैप करके किया गया है, लेकिन पार्टिकुलरली उस कानून को विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यूज़ को, उसकी वर्डिंग को चेंज नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सी कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट होती हैं। इन दैट सेंस के ज़ाहिर बात है, एक कानून अगर 1976 में बना है तो वो कानून और आज के कानून में बहुत फ़र्क होगा, उसकी वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क होगा। और अगर उसके साथ साथ उसके रूल्स अपडेट नहीं हुए, उसको अमेंड नहीं किया गया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके। ऐसा ही एक कानून द डोरी एंड ब्राइडल गिफ्ट्स रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 है। इसको आज हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है, इसकी क्या क्लॉजेज़ हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एब्सोल्यूट हो चुकी हैं और उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। बहुत से मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ़ सूबों ने भी और वफाक ने भी कोशिश की है इसको अमेंड करने की, लेकिन बहरहाल अभी तक ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि मौजूद तो है, लेकिन इसकी इफ़ादियत जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसको आज हम कंप्लीट देखते हैं कि ये क्या है, इसकी क्या क्लॉजेज़ हैं। सबसे पहले इसमें ब्राइडल गिफ्ट को डिफ़ाइन किया गया है। ब्राइडल गिफ्ट वो तमाम तोहफ़े हैं जो कि शोहर यानी कि जो दूल्हा है वो अपनी वाइफ को देता है, या उसके पेरेंट्स भी अगर उसकी वाइफ को देते हैं तो वो ब्राइडल गिफ्ट्स के अंदर आएगा। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर महर की रकम या महर जो है वो शामिल नहीं होता। तो इसके अंदर सिर्फ गिफ्ट्स जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, यानी कि लड़के वाली साइड की तरफ से जो गिफ्ट दिए जाते हैं उनको ब्राइडल गिफ्ट्स कहा जाता है। डोरी को कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि डोरी उन आर्टिकल्स को कहा जाता है, उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो देते हैं अपनी बेटी को, और इसके अंदर किसी किस्म की इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ शामिल नहीं होती। ये सिर्फ वो डोरी आर्टिकल्स होते हैं जो कि शादी के मौके के ऊपर, शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के ऊपर, शादी वाले दिन, यानी कि इन तीनों स्टेजेस के अंदर किसी भी स्टेज पे अगर पेरेंट्स जो है अपनी बेटी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो वो डोरी आर्टिकल्स के अंदर आ जाता है। अब मैरिज की बड़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेफिनेशन है कि इस कानून के मुताबिक निकाह को भी शादी में कंसिडर किया जाता है। रुखसती हुई है या नहीं हुई, यानी कि अगर निकाह सिंपल हुआ है तो वो एक शादी ही समझी जाएगी। इसी तरह रुखसती जो है उसको भी शादी समझा जाएगा। और तीसरी एक जो कैटेगरी है उसको बेट्रोथल कहा जाता है। बेट्रोथल के अंदर अगर आप इसकी गूगल के अंदर इसकी ट्रांसलेशन देखें, डिक्शनरी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो मैं पढ़ देता हूँ कि फॉर्मल इंगेजमेंट टू बी मैरिड या इंगेजमेंट, यानी कि अगर आपने इंगेजमेंट भी की हुई है तो वो मैरिज की डेफिनेशन के अंदर आएगी। यानी कि उस दौरान अगर फॉर एग्जांपल तोहफे तोहफ़ दिए गए हैं तो वो भी मैरिज ही कंसिडर होगी इस एक्ट को लेते हुए। अच्छा, पेरेंट्स से मुराद सिर्फ डायरेक्ट पेरेंट्स नहीं है, यानी कि लड़के या लड़की के माँ बाप। पेरेंट्स से मुराद कोई भी गार्डियन भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्ची की अगर शादी करवाई जा रही है और उसका कोई गार्डियन उसकी शादी करवा रहा है, अगर वो बच्ची यतीम है या उसके माँ बाप अवेलेबल नहीं है तो उसको भी पेरेंट्स की डेफिनेशन के अंदर माना जाएगा। अच्छा, एक तो हो गया ब्राइडल गिफ्ट जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक इसके अंदर बताई गई है डेफिनेशन प्रेजेंट्स की। प्रेजेंट्स वो चीज़ें होंगी जो कि लड़का या लड़की को मिलते हैं, लेकिन इसमें डोरी आर्टिकल्स शामिल नहीं हैं और इसके अंदर नोइंद्रा और सलामी भी शामिल नहीं है। यानी कि ये जो प्रेजेंट्स हैं ये वो गिफ्ट्स हैं जो कि डोरी आर्टिकल्स और ब्राइडल गिफ्ट्स के अलावा हैं, लेकिन इसके अंदर नोइंद्रा और सलामी शामिल नहीं है। अच्छा, इसमें सेक्शन 3 के अंदर ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई है कि आप 5,000 की मालियत से ज़्यादा की टोटल डोरी आर्टिकल्स या ब्राइडल गिफ्ट्स जो है वो दुल्हन को नहीं दे सकते। इसी तरह सेम दूल्हे के ऊपर भी ये अप्लाई होता है, यानी कि दोनों पार्टीज़ जो हैं एक दूसरे को 5,000 से ज़्यादा मालियत के चीज़ें नहीं दे सकते। ये भी कहा गया है कि इसकी जो टॉप सीलिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 की है ना, तो उससे कम वैल्यू का जो टोटल एग्रीगेट की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्रीगेट से मुराद
टोटल है, तो जब टोटल की बात हो रही तो आजकल के दौर के अंदर तो 5-5 हज़ार, 2-3-3 हज़ार रुपया लोग एक एक बंदा जो है वो सलामी के अमाउंट्स में दे देता है। गिफ्ट्स भी ज़ाहिर बात है उसी वैल्यू के अंदर आ जाते हैं, और इस अब छोटी से छोटी चीज़ की भी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है आजकल के महंगाई के दौर के अंदर। तो उसमें ये कैसे एडजस्ट होगी वैल्यू, ये नहीं समझ आती। और ये भी कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है इस वैल्यू से ज़्यादा का कोई गिफ्ट, कोई भी चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना दूल्हा और ना दुल्हन। अच्छा, इसमें जो है वो टाइमलाइंस भी बता दी गई हैं कि अगर आपकी शादी होनी है तो उससे 6 महीने से पहले आप किसी किस्म का कोई ब्राइडल गिफ्ट या डोरी आर्टिकल्स वगैरह रिसीव नहीं कर सकते, और सेम दोनों के लिए, दूल्हा और दुल्हन के लिए। और इसी तरह ये अप्लाई होता है कि अगर आपका निकाह हो गया तो निकाह के 1 महीने बाद तक आप जो है वो डोरी आर्टिकल्स वगैरह या ये चीज़ें रिसीव कर सकते हैं इस मालियत के हिसाब से जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। लेकिन अगर आपकी रुखसती उसके निकाह के साथ नहीं हो रही तो फिर जब रुखसती होगी तो रुखसती के 1 महीने बाद तक आपके पास टाइम होता है कि आप ये जो भी ब्राइडल गिफ्ट्स या ये चीज़ें होती हैं वो आप कर सकते हैं, दे सकते हैं एक दूसरे को। कानून में ये भी बताया गया है कि जो भी आप तोहफ़े तोहफ़ एक दूसरे को देते हैं शादी के ऊपर, उसकी जो मालियत है वो 100 रुपये से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक गुंजाइश दी गई है कि अगर जो लड़की वाले हैं अगर लड़के को 100 रुपये की मालियत से ज़्यादा की कोई चीज़ देते हैं, अप टू दैट अपर कैप लिमिट जो कि हमने ऊपर डिस्कस की है, तो उस सूरत के अंदर वो अलाउ है, 100 रुपये से ज़्यादा की चीज़ भी दी जा सकती है एक दूसरे को। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर जैसे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, गवर्नर हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, मेंबर ऑफ द सेनेट, नेशनल असम्बली और प्रोविजनल असम्बली, गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी ऑफिशियल सर्विंग इन any corporation, industry or established, owned or controlled or managed by the federal government shall not managed by the government, shall not receive any present in connection with his marriage or the marriage of his son or daughter except from his रिलेशंस। यानी कि जितने भी पोजीशंस आपको भी मैंने बताई हैं इसके मुताबिक ये लोग अपनी शादी के ऊपर या अपने बेटे या बेटी की शादी के हवाले से सिर्फ़ अपने ख़ानदान वालों से तोहफ़े और तोहफ़ रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी शख्स से तोहफ़े तोहफ़ रिसीव नहीं कर सकते। और इसमें अगर किसी का भी स्केल BPS 17 से नीचे का है तो उसके ऊपर ये रूल के ऊपर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, और उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि इस कानून में बता दी गई हैं। अच्छा, ये जो जहेज़ होता है ना, ये जितना भी लड़की को दिया जाए लड़की के पेरेंट्स की तरफ से, या उस शादी के ऊपर जितने भी ब्राइडल गिफ्ट्स होते हैं, जो भी गिफ्ट्स दिए जाते हैं लड़की को, ये लड़की की मलकियत होते हैं और ये इन फुल एंड फाइनल फॉर्म उसी की मलकियत होते हैं। कोई भी शख्स उसकी मलकियत क्लेम नहीं कर सकता। सेक्शन 6 के अंदर ये बता दिया गया कि जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर इस शादी के ऊपर होना चाहिए वो 2500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 2500 रुपीज़ से ज़्यादा आप इस शादी के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा था ना कि ये जो कानून है एब्सोल्यूट हो चुका हुआ है और इसको रिवाइज़ करने की अशद ज़रूरत है, ताकि जैसे गवर्नमेंट ने 1 डिश की पाबंदी करवाई है और पहले लोग कितनी डिशेस बनाते थे, ज़ाया भी होता था खाना, तो इसको भी रिवाइज़ करने की, ना सिर्फ रिवाइज़ करने की, इसको इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। शादी हो जाने के बाद ये भी ज़रूरी है कि आपने जो भी आपका टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाना है, और फिर उसका जो टाइम लाइन है वो 15 दिन का है। इसके अंदर ब्राइडल गिफ्ट्स भी शामिल हैं, प्रेजेंट्स भी शामिल हैं, और प्लस जो भी आपका शादी के ऊपर खर्चा हुआ है टोटल आपने एक फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म फिल करके वो आपने वहाँ पे प्रोड्यूस करना है रजिस्ट्रार को। फिर रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो जाके
डीसी ऑफिस में उसको सबमिट करेंगे। और उसकी जो लिमिट्स हैं वो यही है कि 15 दिन में आपने देना है रजिस्ट्रार ऑफिस में, और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस आगे 15 दिन में डीसी ऑफिस में सबमिट करेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ अभी करंट किसी जगह पे मैंने प्रैक्टिस होते हुए देखी है, और जो कि होनी चाहिए, और ताकि एक्सपेंडिचर्स को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अगर किसी भी शख्स को लगता है कि किसी भी शादी के ऊपर जो है वो बेजा कोई अखराजात हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और जो कि इस कानून के बताए हुए जो पैरामीटर्स हैं वो उससे बाहर गए हैं, तो उस सूरत के अंदर लोग जो है वो डीसी ऑफिस में एक फॉर्मल कंप्लेन कर सकते हैं, और उसके ऊपर फिर एक्शन भी होगा। अगर हम इसकी पेनल्टीज़ की बात करें कि अगर कोई भी शख्स इस कानून को फॉलो नहीं करता और वो अपने एक्सपेंडिचर्स शादी के ऊपर, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे वो लड़के वाले हैं, वो इन पैरामीटर्स से बाहर जाते हैं, तो इस केस के अंदर तकरीबन अप टू 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। प्लस अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आपने एक सर्टन वैल्यू से, वो जो वैल्यू बताई गई है जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की है, तो उससे आपकी एक्सीड करते, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए एक्सीड करते, तो 1 लाख का 1 लाख आपका फोरफिट कर लिया जाएगा। वो जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स होंगी वो आपसे ले ली जाएंगी, और वो लेके उसी के मुताबिक आपको पेनल्टाइज किया जाएगा। वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। एक तरफ तो वो आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, प्लस वो जो आपने जो ब्राइडल गिफ्ट्स या उस वैल्यू से एक्सीड करके दिए हैं वो भी सारे के सारे फोरफिट कर लिए जाएंगे। यानी कि पेनल्टी अलग है, पेनल्टी या इम्प्रिजनमेंट में से ऑप्शन मौजूद है, दोनों भी हो सकती हैं और कोई एक भी हो सकती है। प्लस वो जितने भी आपने गुड्स होंगे, जो भी आपने ब्राइडल गिफ्ट्स वगैरह या जितनी भी चीज़ें दी होंगी या डोरी आर्टिकल्स होंगे, वो आपसे ले लिए जाएंगे, और वो लेके किसी भी गरीब खातून की या बच्ची की शादी जो है वो उसमें से कराई जाएगी, वो उसको दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर दोनों के पेरेंट्स ने वायलेशन की है इस एक्ट की, और एक्सपेंडिचर एक लिमिट जो बयान की गई है इस एक्ट के अंदर उससे एक्सीड किए हैं, तो इस सूरत में जो है उनके जो फादर हैं उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो लड़की वाली साइड के या लड़के वाली साइड पे हैं। लेकिन इन केस सारी बात अगर किसी के फादर थे ही नहीं, और उसमें जो लड़की ने फीमेल उसमें कोई इन्वॉल्व थी, चाहे उसकी मदर थी फॉर एग्जांपल, या कोई और गार्डियन ऐसी थी, तो उस केस के अंदर जो है वो उस फीमेल को सिर्फ और सिर्फ फ़ाइन किया जाएगा, उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसका जो ट्रायल है वो फैमिली कोर्ट करेगी, और इसकी जो कंप्लेन है वो डीसी ऑफिस जो है वो करेगा, और उसका जो टाइम पीरियड है वो विद इन 3 मंथ आफ्टर द रुखसती, आप समझ लें विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर अगर कोई कंप्लेन लॉन्च होती है और उसको वो फाइल करते हैं, तो फिर उस केस के अंदर फैमिली कोर्ट जो है वो उसको ट्राई कर सकती है। यानी कि उसकी जो केस प्रोसीडिंग्स हैं ट्रायल्स की, वो फैमिली कोर्ट के अंदर चलेंगी। अच्छा, हर सूबे के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो अपने अपने रूल्स इस एक्ट के मुताबिक जो है वो ड्राफ्ट अपने कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं।